नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि 1 जून से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास और जीएस की क्लास आपको मिलेगी। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपको हम सुबह दे चुके हैं और ये जीएस की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जीएस पढ़ने जा रहे हैं हमसे, तो हम जीएस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जीएस जो है, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट मिलके जीएस बनता है, ठीक है। और जैसे हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया इकोनॉमी, हो गया और साइंस के तीनों पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हम लोग अगर एक बार अच्छे से पढ़ लें तो हम लोग हर एग्ज़ाम में अच्छी लीड प्राप्त कर सकते हैं जीएस से। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी एग्ज़ाम में मैथ नहीं पूछी जाती होगी, किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछी जाती होगी, लेकिन जीएस जो है लगभग 99% एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप हर एग्ज़ाम में अच्छी लीड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जीएस पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास से। इतिहास से हम जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, इतिहास के बारे में बताएं तो इतिहास, हमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप इतिहास पढ़ते क्यों हैं। आपको बोरियत महसूस होती होगी, इसमें ईयर हैं, ईयर याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पढ़ते क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो हमें इतिहास का कुछ भी यूज़ नहीं लगता, कि हमें कोई यूज़ नहीं है, हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें साइंस पढ़ना चाहिए। इतिहास का हम लोग 500 साल पहले, 5000 साल पहले की जानकारी लेके क्या करेंगे, हम लोग यही सोचते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम लोग शुरुआत से परफेक्ट होते, शुरुआत से परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, धीरे धीरे सीखेंगे। शुरुआत में आपने पहिए का ही देख लिया आविष्कार। पहिए जो था पहले लकड़ी के होते थे, धीरे धीरे उसकी खोज हुई, अब आज कैसे टायर हो रहे हैं, कैसे हैं पहिए हैं, ठीक है। वही आग की खोज की बात की जाए तो पहले आग की खोज हुई, नहीं हुई थी, फिर इसके बाद हुई, इसके बाद उपयोग करना सीखे। तो धीरे धीरे इतिहास से हम सीखें कि हम कैसे मतलब कि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास से सीखेंगे कि हम कोई गलती ना करें जो पहले की गई है, ठीक है। तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास के बारे में हमने बता दिया आपको, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। वही इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हेरोडोटस, ठीक है। हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी इन्होंने, हेरोडोटस ने, तो इन्हें ही इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बता देते हैं कि हम इतिहास को जो पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया प्राचीन इतिहास, एक हो गया मध्यकालीन इतिहास और एक हो गया आधुनिक इतिहास। तो हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दें। जैसे हम भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो भारत के जो प्राचीन नाम है, वो नामों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले कि आपको कितने नामों के बारे में पता है, कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं आपको कितने आते हैं, ठीक है। भारत के नामों की बात की जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, आर्यवर्त, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा भारतवर्ष, एक नाम आपने सुना होगा हिंदुस्तान, एक आपने नाम सुना होगा इंडिया, और एक आपने नाम सुना होगा, ये शायद नहीं सुना होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। ये भारत के प्राचीन में नाम रह चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि कैसे, कौन सा नाम कैसे पढ़ा, क्यों बोलते हैं अपने देश के नाम, ये कैसे पढ़े। तो पहले नाम की बात की जाए, आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम कैसे पढ़ा? अब आपने सुना होगा आर्य जो आए थे वो आए थे मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, जो कि अभी पड़ता है, उस क्षेत्र में पड़ते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश पड़ते हैं मध्य एशिया में। उधर से आर्य आए थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। तो जब वो वहाँ से आए तो आर्य जब यहाँ पे आके बसे तो इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, ठीक है। आपको इस तरीके से पता चल गया होगा पहले नाम कैसे पढ़ा। वही दूसरे नाम की बात की जाए, अब दोस्तों इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग 5000 साल पहले के इतिहास पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? पहले तो ना कोई लिपि होती थी, ना कोई भाषा है, ना कोई पहले का कोई व्यक्ति है, ना कोई सीडी है जो हम लगा के देख लें कि पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है।
तो ये हम पढ़ते कैसे हैं? ये हम अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं, और इतिहासकारों के अपने अलग अलग अनुमान हैं, अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं इतिहास। और एनसीईआरटी पैटर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके आएगा वो उसी से आएगा, ठीक है। तो अनुमान के आधार पर इतिहास पढ़ा जाता है। अपने अपने इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जो भी है, मतलब कि कोई मानता है कुछ दूसरी चीज़ मानता है, कोई दूसरी चीज़ मानता है। तो उसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, भारतवर्ष के नाम पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भारतवर्ष है, इसके नाम का जो आधार है, इतिहासकार दो मानते हैं, दो आधार मानते हैं। पहला आधार जो है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, इसका जो ओरिजिन हुआ वो हुआ महाभारत के सम्राट भरत के नाम से, ठीक है। और जो दूसरे जो इतिहासकार हैं, उनका मत है कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरों के बारे में आपने सुना होगा, तो प्रथम तीर्थंकर के बारे में भी आपको पता होगा, उनका नाम था ऋषभदेव। उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम भरत था, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके पुत्र के नाम के आधार पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। वहीं अब आपको बता दें तीसरे नाम की बात, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? अब आपको पता होगा जो इंडिया है वो सिंधु नदी के पूरब में स्थित है, ठीक है। ये आपको मैं बता दें, तो ये हो गया उत्तर, हो गया ऊपर का, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो सिंधु नदी जो है इस तरीके से जाती है, पूरब में इंडिया भारत है, ठीक है। तो जब भारत पे लोग आए, किधर से? ईरान से, पर्शियन लोग आए, तो पर्शियन लैंग्वेज में सा शब्द जो है वो साइलेंट रहता है, वो सा को हा बोलते थे, और सिंधु नदी की होने के कारण वो इस क्षेत्र को सिंधुस्तान बोलते थे, सिंधु बोलते थे। सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू बोलते थे, और इस आधार पे उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। आपको तीसरे नाम का आधार भी पता चल गया होगा कि नाम क्यों पड़ा। वो चौथे नाम की बात की जाए, अब जैसे सिंधु नदी को वो बोलते थे, हिंदू बोलते थे, ऐसे ही आए थे यूनान से आया था सिकंदर, 325 ईसा पूर्व में आया था सिकंदर, भारत पे आक्रमण किया उसने। तो यूनानी भाषा में सिंधु नदी को इंडस कहा गया, और इंडस के नाम से ही इस नदी, अपने देश का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। और वही जम्मू द्वीप की बात की जाए, जो जम्मू द्वीप है, जो अशोक के शिला लेख हैं, उनमें जो नाम पड़ा, जो भी नाम है वो जम्मू द्वीप ही मिलता है हमें। भारत का नाम जम्मू द्वीप मिला है, इस आधार पर ये पता चलता है कि भारत का नाम जम्मू द्वीप था। ये 5 नाम हैं, हो सकता है और भी नाम हो, तो ये 5 नाम हम आपको बता दें, इन्हीं से एग्ज़ाम में आ जाता है, फंस जाता है। तो दोस्तों इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, अब इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि इतिहास को, इंडिया के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इसको बांटते किस कालखंड में? प्राचीन इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं हम, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास, दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो पहले पूरा देखिए, अब जो भी आपके मन में डाउट हो, बाद में आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर देंगे निश्चित रूप से। और वही बात की जाए अगर नोट्स बनाने की, तो आप नोट्स बनाते रहिए खुद। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्राचीन इतिहास की बात की जाए, प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। अब हम इनमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन से टाइम पीरियड को हम किस भाग में रखें? तो दोस्तों इसकी बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीसन है। जैसे हम कोई भी इतिहास की चीज़ पढ़ते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, कोई ना कोई लिपि मिली होगी, या तो हम कोई मूर्तियों के आधार पे, कुछ सिक्कों के आधार पे, अवशेषों, इमारतों के आधार पे अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इतिहास को अध्ययन करने के 2 स्रोत हैं। या तो हम लोग साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें पुराण हैं और वेद हैं, इसके आधार पे करें। कोई पुस्तक है, पुरानी पुस्तक, उसके आधार पे करें। एक साथ एक
स्रोत तो ये हो गया, ठीक है। अब स्रोत भी हम लोग लिमिटेड टाइम तक मिलेंगे, कोई भी बुक है, और उसके पुराने टाइम की हमें मूर्तियाँ मिलती हैं। तो दूसरे जो भी स्रोत है वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे हो गया इमारतें हो गई, मूर्तियाँ हो गई, सिक्के हो गए, बर्तन हो गए मिट्टी के, और ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। हम लोग इन दोनों के आधार पर ही इतिहास को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस कालखंड में, जिस काल में हमें लिपि ना मिले, कोई भी लिपि या भाषा ना मिले, हम लोग केवल उन्हें केवल पुरातात्विक जो अवशेषों हैं उनके आधार पर अध्ययन करें, तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग बोलते हैं प्राक इतिहास। यहाँ पे हमें मूर्तियाँ तो मिलेंगी, मूर्तियाँ मिलेंगी, अवशेष मिलेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं मिलेगी, भाषा या लिपि हमें नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों, ऐसे कालखंड को हम लोग प्राक इतिहास में रखते हैं। वहीं आदि इतिहास की बात की जाए, ऐसा कालखंड जिसमें हमें कोई लिपि या भाषा तो मिली, लिपि मिली लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके। जैसे हड़प्पा काल, हड़प्पा काल में हमें जो लिपि मिली उसको हम आज भी पढ़ नहीं पाए हैं। वो भाव चित्रात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें चित्र बने हैं, कहीं मछली का चित्र है, अजीब अजीब तरह के चित्र हैं, कोई त्रिभुज है, तो उनको हम पढ़ नहीं सके। अभी भी उसकी मतलब पढ़ने की कोशिश की जाए, जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे इसको जो है इस क्षेत्र में रख दिया जाएगा। वहीं ये जो हड़प्पा काल है वो आद्य इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। वही ऐतिहासिक काल की बात की जाए, ऐसा काल जिसमें लिपि भी मिली हुई और उसे पढ़ा भी जा चुका हो, समझा भी जा चुका हो, ऐसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसकी बात की जाए आद्य, हम लोग हड़प्पा के बारे में भी हम किस में रखे हैं, आद्य इतिहास में। जिस दिन हम लोग हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ लेंगे तो हम उसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भारत में जो इतिहास है, अब भारत में इतिहास कैसे शुरुआत हुई। इतिहास की शुरुआत कोई ना कोई खोज हुई होगी पुरातात्विक, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत हुई हम आपको ये बताते हैं दोस्तों। बात है 1860 की। 1860 में एक इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने एक विभाग की खोज नहीं की, स्थापना की, पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या की, इसकी स्थापना की 1860 ईस्वी में। इसलिए जो है पुरातात्विक विभागों का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों 3-4 नाम है, आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3-4 नाम आपको, जो इतिहास, प्राचीन इतिहास है, बस यही 3-4 नाम है, उन्हीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो एक नाम आप ये देख लीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये इन्हें माना जाता है पुरातात्विक विभाग का जनक। अब खोज कब हुई? बात है दोस्तों 1863 की। क्षेत्र है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के पल्लवरम, ये कुछ संस्कृत टाइप का नाम है। पल्लवरम नामक स्थान पर एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रॉबर्ट बुशफुट। इन्होंने खोज की। अब दोस्तों 2 नाम हो गए, एक अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया, एक रॉबर्ट बुशफुट हो गया। इन्होंने इस विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने पहली खोज की थी। इसलिए पुरातात्विक खोजों का जो जनक है दोस्तों, वो मानते हैं हम रॉबर्ट बुशफुट को मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक तीसरे नाम के बारे में बता रहे हैं। एक इतिहासकार थे थॉमसन। अब थॉमसन के अनुसार वो एक संग्रहालय में गए, कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है, वो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, आपने सुना होगा। तो वहाँ पे एक संग्रहालय, वहाँ पे जो भी हैं पुरातात्विक खोजें वहाँ पे रखी हुई है। तो वहाँ पे गए, उन्होंने उन जो भी साक्ष्य थे उनका अध्ययन किया और अपने निष्कर्ष पे निकले। तो उन्होंने इस काल को 3 भागों में बांटा। एक बांटा पाषाण काल में, दूसरा बांटा कांस्य काल में और तीसरा बांटा लव काल में, ठीक है दोस्तों। ये बांटे 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? थॉमसन ने, ठीक है। ये नाम भी याद रखिएगा, ये 3 नाम है, अभी एक नाम और आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया ना कि किस तरह से बांटा गया? पाषाण काल बांटा, एक कांस्य काल काटा और
में बांटा, और एक तीसरा हो गया, तीसरा जो काल था वो था लौह काल। अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल जो है, अब पाषाण काल हो गया, एक हो गया नवपाषाण, एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य हो गया, ये हो गया पूरा, और एक हो गया नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पाषाण को 3 भागों में बांटते हैं। अब पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। पूरा पाषाण काल, आग की खोज दोस्तों आप बता सकते हैं कि किस काल में हुई? आग की खोज जो है किस काल में हुई, आप बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आग की खोज कब हुई। बहुत से लोग बताएंगे कि आग की खोज नवपाषाण काल में हुई, लेकिन दोस्तों नवपाषाण काल में आग की खोज नहीं हुई थी, आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। लेकिन जो उपयोग करना जो आया मनुष्य को उपयोग करना, वो नवपाषाण काल में ही सीखा। वहीं बात की जाए बर्तन बनाने की जो कला है कुंभकारी, वो भी नवपाषाण काल में ही सीखे। ठीक है, और दोस्तों जो है पहिए की खोज है वो भी नवपाषाण काल में ही हुई। ये आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? आग के उपयोग की जानकारी आई, दूसरा कुंभकारी जो है उसका ज्ञान हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने का, और जो तीसरा है जो वो था पहिए की खोज हुई। ठीक है दोस्तों, और वहीं हथियारों की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ हथियार जो थे बेडौल टाइप के बने होते थे, टेढ़े मेढ़े होते थे। फिर यहाँ पे आए और हल्के हो गए और सुडौल हो गए, और यहाँ पे आए तो थोड़ा से धारदार नुकीले हो गए। जैसे जैसे हम लोग काल में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सुधार होता जाएगा। जैसे अभी हम लोग और आगे जाएंगे तो जो भी हम लोग समाज देखते हैं, आज से हम लोग 15 साल पहले देखेंगे तो झोपड़ियाँ दिखती होंगी गाँव में, लेकिन आज देख रहे हैं तो पक्के मकान दिख रहे हैं, और आगे चल के आप देखेंगे तो हो सकता है कांच के घर हो। कैसा, ये कैसे हो रहा है? ये सब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे जब हथियार थे तो हथियार पहले बेडौल होते थे, थोड़ा और सही हुए, इसका जाके और सही हो गए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आपको और बताते हैं। अब ये 3 काल हैं, आपको 3 काल के बारे में हमने आपको बता दिया, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। एक गुफा है मध्य प्रदेश में, उसको कहते हैं, उस गुफा को बोलते हैं भीमबेटका की गुफा। ये ऐसी गुफा है जहाँ पे तीनों काल की चित्रकारी मिली है। मतलब कि वहाँ पे उस गुफा में पूरा पाषाण काल के लोगों ने भी चित्रकारी की है, मध्य पाषाण के काल के लोगों ने भी चित्रकारी की है, और नवपाषाण काल के लोगों ने भी वहाँ पे चित्रकारी की है। ठीक है, तो एक ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे तीनों कालों की चित्रकारी मिली, वो है भीमबेटका। ये पड़ता है दोस्तों MP में। ठीक है, और एक है तीनों काल के हथियार कहाँ से मिले हैं। तीनों काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के हथियार किस जगह से मिले हैं, वो दोस्तों हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से हमें तीनों कालों के जो हथियार हैं वो प्राप्त हुए हैं। वही दोस्तों जो बात की जाए हम लोग फसलों के बारे में, जो मनुष्य ने पहली फसल उगाई वो थी गेहूँ। नहीं दोस्तों, जो पहली फसल उगाई वो थी गेहूँ। सबसे पहले गेहूँ उगाया गया। वहीं जो सबसे पहली फसल खाई गई वो थी गेहूँ। सबसे पहले गेहूँ उगाई गई। अब ये सोच रहे होंगे गेहूँ मतलब गेहूँ उगाई गई, लेकिन गेहूँ पहले कैसे खा ली गई? गेहूँ का उपयोग पहले दोस्तों पूजा वूजा के लिए किया जाता था। पहले यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन उस टाइम पे खाते नहीं थे। लेकिन सबसे पहली जो फसल खाई गई वो दोस्तों गेहूँ थी। और मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था दोस्तों वो था कुत्ता। ठीक है, इसके साक्ष्य जो हैं, इसके साक्ष्य कैसे मिला दोस्तों? जो एक सौदाह मिला है, जिसमें कब्र मिली है, जिसमें से मनुष्य और कुत्ते एक साथ अवशेष मिला है, वो कश्मीर में मिला है। कश्मीर के बुर्ज होम में ये साक्ष्य मिला है, जहाँ पे कुत्ते और मालिक को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है दोस्तों, वही बात की जाए मानव के प्रथम कंकाल की बात की जाए, भारत में प्रथम कंकाल जो मिला वो मिला मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के तट पे एक जगह है, उसका नाम है हथनौरा। हथनौरा में प्रथम जो साक्ष्य मिला जो मानव कंकाल का वो मिला हथनौरा में। कहाँ पे मिला? हथनौरा, जो पड़ता है MP में, नर्मदा नदी के तट पे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। आगे की क्लास हम इसका अगला पार्ट कल मिलेगा आपको इसी टाइम पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
है।